अपन ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को पढ़ा। अशोक का दंभ और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय पर अपन अध्ययन किया। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य होते हुए भी उसका पतन कैसे हुआ। इनकी इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जो खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसकी नींव रखी थी। बिंदुसार ने उसको आगे बढ़ाया और अशोक ने उसको विस्तृत किया और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई एक तो कारण था नहीं, उसके अनेक कारण थे। इतिहास काल में मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी बताए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण नंबर 1, निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। निर्बल एवं अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण यानी अशोक के बाद में जो योग्य शासक नहीं थे, अशोक के बाद जो गद्दी पर बैठे हुए सब अयोग्य थे और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ तरीके से स्थापित नहीं कर पाए। राजतंत्र शासन प्रणाली में राज्य की सफलता विफलता उसके शासक की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर होती है। अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य होने के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। डॉक्टर आर.एस. मुखर्जी ने लिखा है, यह सत्य है कि साम्राज्य अपने विधान की दुर्बलताओं के फलस्वरूप ही नष्ट हुआ। शासक अपने व्यक्तिगत गुण विरासत में अपने उत्तराधिकारी को नहीं दे सका। अशोक के बाद सिंहासन पर बहुत छोटे स्तर के व्यक्ति आए जो उसके महान व्यक्तित्व को संयोजक शक्ति के हट जाने पर इतने विस्तृत साम्राज्य के सूत्र में बांधकर नहीं रखे। यानी कि आर.पी. त्रिपाठी ने यही कहा है कि अशोक के बाद में जो मौर्य शासक आए वह अयोग्य शासक थे और उसको अपने साम्राज्य के सूत्र में नहीं बांध सके, उसको नहीं परोस सके और इसकी वजह से उसका साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद में जो शासक बैठे थे वह अयोग्य शासक सिद्ध हुए थे। दूसरा है केंद्रीय शासन का दुर्बल होना। केंद्रीय शासक का दुर्बल होना। केंद्रीय शासन का दुर्बल होना। अशोक के उत्तराधिकारी के योग्य होने के कारण केंद्रीय शासन का कमजोर होना और हमारा जो शासन शक्ति जो चलती है वो केंद्र से चलती है। यदि केंद्र का ढांचा गड़बड़ा जाता है तो शासन शक्ति सही रूप से नहीं चल जाती। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये जो शासक थे वे योग्य शासक थे। केंद्र शक्ति अपने हाथों में केंद्रित रही, किसी प्रकार का उनको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब अयोग्य शासक के हाथ में केंद्र शक्ति पड़ जाता तो शासन दुर्बल होने लग जाता है। केंद्रीय शासन का दुर्बल होना, अब वहां पर चारों ओर से लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे और उनको उपद्रव होने, बाह्य आक्रमण होने लगे,
संकट की योजना इस प्रकार की हो गई कि केंद्र के कठोर नियंत्रण का होना आवश्यक था। केंद्र से पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र की शक्ति का प्रसारण होता है। मौर्य शासन प्रणाली इतनी केंद्रीकृत थी कि सिर्फ एक योग्य शासक ही अपने और अपनी प्रजा के लिए इसका उपयोग कर सकता है। इसकी सीमा तक कमजोर शासक अधीन यह दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अगला साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन यानी कि केंद्रीय सरकार के निर्भर होने से अनेक प्रांत ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अपने शासन के अंतिम दिनों में शाही संगठन पर अशोक की पकड़ ढीली हो गई थी। तक्षशिला में जहां उसके पिता के शासनकाल में विद्रोह हो चुका था, मंत्रियों के दमन के परिणाम से विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। वहां का विद्रोह दबाने के लिए राजकुमार कुणाल को भेजा। अशोक के निधन के पश्चात कश्मीर गद्दार स्वतंत्र हो गए, जो शासक सीमांत प्रांतों में नियुक्त थे, और वे केंद्रीय शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर प्राय स्वतंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों का विचार है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी था। पूर्वी भाग पर दशरथ और पश्चिमी भाग पर कुणाल, यानी कि मौर्य साम्राज्य दो भागों में। पूर्वी भाग दशरथ और पश्चिमी भाग पर कुणाल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी वजह से साम्राज्य का पतन हुआ। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य शक्ति निर्बल हो गई। डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ने लिखा है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य की शक्ति नष्ट हो गई चुकी थी, और जब तूफान उठा तब उसके प्रांत शीघ्र तितर बितर हो गए थे। प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचार। अगला है प्रांतीय गवर्नरों का अत्याचार। प्रांतीय गवर्नरों का अत्याचार। मौर्य शासकों ने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को अनेक भागों में विभक्त कर रखा था। इन प्रांतों के शासक अत्याचारी थे। इसका प्रमाण बिंदुसार के शासनकाल के विभिन्न प्रांतों में हुए विद्रोह है। दिव्याधार से ज्ञात होता है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया, तो वहां की जनता ने उसे निवेदन किया, न तो हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा बिंदुसार के, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। यानी कि जब वहां पर जब बिंदुसार के विद्रोह को दबाने तक्षशिला गया था अशोक, तो उन्होंने वहां देखा न तो हम कुमार के विरुद्ध है और न राजा के, यहाँ के जो अमात्य लोग हैं वो हमारा अत्याचार कर रहे हैं। दिव्याधान के अतिरिक्त अशोक के कलिंग अभिलेख में भी राजकीय अधिकारियों द्वारा प्रजा का उत्पीड़न किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख में अशोक ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि प्रजा से मधुर व्यवहार करें। इस प्रकार इन कर्मचारियों के अत्याचारों से प्रजा मौर्य प्रशासन के विरुद्ध हो गई थी। अगला है प्रजा के विद्रोह। प्रजा का विद्रोह।
प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारण भी थे जिनमें प्रजा मौर्यों के विरुद्ध हो गई। इस संबंध में प्रोफेसर निहाल रंजन ने लिखा है, वास्तव में पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह प्रजा का विद्रोह था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने जो विद्रोह किया था वो क्या एक प्रकार का प्रजा का विद्रोह था। प्रोफेसर ले के विचार में इस विद्रोह का कारण मौर्य अत्याचार और मौर्यों का विदेशी विचार ग्रहण करना था। विशेष रूप से कला के क्षेत्र में भी इस मत का आधार यह कि सांची और बारूद लोक परंपरा के अनुकूल भारतीय है, किंतु मौर्य कला इस लोक कला से भिन्न है, विदेशी कला से प्रभावित है। अगला है अत्याचारी शासक। छठा अत्याचारी शासक। प्रांतीय शासकों के अतिरिक्त अशोक के अनेक उत्तराधिकारी भी अत्यंत अत्याचारी थे। गार्गी संहिता में मौर्य शासक शाली शुक के लिए लिखा है कि यह निरंकुश अत्याचारी शासक था। यह कथन सदाचारी और व्यवहार में पूर्ण दुराचारी था, अतः ऐसे शासकों का विरोध होना स्वाभाविक था। अगला दरबार में षड्यंत्र। दरबार में षड्यंत्र। मौर्य दरबार के सदस्यों में अनेक गुटों में विभक्त थे तथा अपने हितों वे पारंपरिक संघर्ष में वे राजनीतियों की भूल जाते थे। षड्यंत्रों के कारण मौर्य साम्राज्य के अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका प्रत्यक्ष परिणाम अशोक द्वारा राज सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास वे उसके कारण हुए गृह युद्ध। इसके अतिरिक्त बहदर के शासनकाल में भी उसके सेनापति पुष्यमित्र द्वारा बहदर की हत्या करना दरबार में होने वाले षड्यंत्र का दूसरा परिणाम है। कुणाल की आंखें उसकी विमाता तीसरे रक्षिता द्वारा मुंडवा देना भी एक ऐसे ही उदाहरण है। इस प्रकार दरबार में व्यतीत गुटबंदी ने निसंदेह मौर्य साम्राज्य का पतन किया। कि दरबार में जो षड्यंत्र हुए थे वो जैसे अशोक के विद्रोह, बहदर पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह, इस प्रकार का उनका पतन का कारण बना। आठवां विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण विदेशी आक्रमण भी था। जिन मध्य और पश्चिमी एशिया के यूनानियों को अशोक ने अपना मित्र तथा शांतिवादी बनाने का प्रयास किया था, जो अशोक के धर्मोदेश से नहीं वरन उसके पीछे छिपी राजनीतिक शक्ति से दबे हुए मित्र बने रहे। उन्होंने भारत की केंद्रीय शक्ति को दुर्बल और यहाँ के राजनीतिक जीवन को विसंगत पाते ही आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। शालिशुक के शासनकाल में ही जब उन्होंने भारत पर आक्रमण की तैयारी प्रारंभ कर दी तथा उसके पश्चिमी द्वारों को खटखटाने लगे। डॉक्टर भंडारकर इस संबंध में लिखा है कि
अशोक की मृत्यु को 25 वर्ष भी नहीं हुए कि भारत के उत्तर पश्चिम आकाश पर काले बादल छाने लगे तथा यूनानी आक्रमणकारियों ने हिंदू कुश को पार कर लिया, जो मौर्य उत्तर पश्चिम सीमा थी। इसके बाद में अशोक की अहिंसात्मक नीति। अशोक की अहिंसात्मक नीति है हिंसात्मक नीति, यानी कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था, हिंसा नहीं करना चाहता था, हिंसात्मक उसकी जो नीति थी वो उसका पतन का कारण बना, क्योंकि एक राजनीतिक साम्राज्य को सुदृढ़ रखने के लिए अहिंसा का पालन नहीं बल्कि रक्त और लोक की नीति का पालन किया जाता है। लेकिन अशोक ने हिंसात्मक पालन की वजह से जिन्होंने जो योद्धा और सेनापति थे तलवार चलाना उनका मूल कर्तव्य था और उसकी जगह उन्होंने हिंसा का मार्ग अपना लिया। हिंसा का मार्ग के द्वारा उन पर बाह्य आक्रमण हुए और वो अब उसका मुकाबला नहीं कर सके, वो भी इसका पतन का कारण बना मौर्य साम्राज्य का। अगला है राष्ट्रीय भावना का अभाव। राष्ट्रीय भावना का अभाव। मौर्य साम्राज्य पतन का मुख्य कारण तत्कालीन प्रजा में राष्ट्रीयता की भावना का न होना। इन विद्वानों में डॉक्टर रोमिला थापर प्रमुख है। रोमिला थापर ने लिखा है कि मौर्य काल में राजनीतिक दृष्टि से भारतीय एकता का विचार विद्यमान नहीं था। यही तथ्य से स्पष्ट है कि यूनानियों का प्रतिरोध भी संगठित रूप से नहीं किया गया। अतः मौर्य साम्राज्य की प्रजा में कोई मौखिक राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए उसका राजनीतिक विघटन लगभग अनिवार्य था। रोमिला थापर ने पुनः लिखा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय भावना का अभाव को दिया जाना चाहिए। अगला है आर्थिक विकास। ऐसा बताया जाता है कि मौर्य काल के अंतर्गत कर और अधिक बढ़ा दिए गए थे, अतिरिक्त कर लगा दिए गए थे और सिक्कों में भी मिलावट आ गई थी। इसलिए आर्थिक कारण का आर्थिक विकास मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बताया गया है। अगला है ब्राह्मण विरोधी प्रक्रिया। ब्राह्मण विरोधी प्रक्रिया। मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण ब्राह्मण विरोधी प्रक्रिया है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पशु बलि पर अशोक द्वारा लगाया गया प्रतिबंध ब्राह्मणों पर आघात था, क्योंकि उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा मुख्य रूप से इनमें सन्निहित थी। वह यज्ञ आदि के द्वारा मनुष्य व देवताओं के मध्यस्थ का कार्य करते थे। ब्राह्मणों ने इसलिए भी विरोध किया कि ऐसा आदेश एक शुद्ध राजा के द्वारा किया गया था। ब्रह्मगिरी के लघु शिलालेख के आधार पर शास्त्री महोदय का कहना है कि अशोक ने ब्राह्मणों को, जो धरती के देवता समझे जाते थे, मध्यस्थ देवता के रूप में उद्घाटित किया। दम महामात्रों ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। अशोक के व्यवहार समता में दंड समता
न्याय प्रणाली और दंड प्रणाली नियमों ने ब्राह्मण की उन दंड संबंधी सुविधाओं को समाप्त कर दिया जो पहले प्राप्त थी। अशोक ब्राह्मणों का सामना करने में असमर्थ था, किंतु उसके उत्तराधिकारी ने उनकी मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। संघर्ष पुष्यमित्र की शक्ति ग्रहण करने तक जारी रहा और अशोक एक महान ब्राह्मण विरोधी का प्रतीक था। यानी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण एक न होकर अनेक कारण सिद्ध हुए थे।